फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया और उनका लोन अभी पेंडिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मुख्यतः 3 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जो कि सीधे सीधे प्रत्येक उस व्यक्ति से संबंध रखते हैं जिसने कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई पेंडिंग है। नंबर 1, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, उसकी ईएमआई पेंडिंग है, क्या करूं। नंबर 2, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं, ईएमआई पेंडिंग है, मुझे क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि रिकवरी एजेंट मेरे घर तक ना आए, या फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इस जाल से बाहर निकल सकूं बिना किसी प्रॉब्लम्स के क्रिएट हुए। एंड फ्रेंड्स, नंबर 4 पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, वो ये है कि आप लोग वो गलती ना दोहराएं जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं बिग प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि इंसान के पास जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप लोगों को उतना ही लोन लेना चाहिए जितना कि आप उसको पे कर पाओ, उससे ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आपको फाइनेंशियल के बारे में समझना चाहिए। फाइनेंशियल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स आ गई तो आप लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स, इस बात को आप भलीभांति तब समझ पाते हो जब आप लोगों के पास में ईएमआई का पेंडिंग पैसा भरने के लिए पैसा नहीं होता है और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद में आप लोगों को समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको जमा नहीं कराएंगे काम चल जाएगा। बिकॉज आजकल जितना भी काम हो रहा है वो सारा ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोग उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, उनके बाद में ही आपको लोन मिलता है। जो टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करते हो वो ऑनलाइन करते हो तब भी वही बात है और ऑफलाइन करते हो तब भी वही बात है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपने ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है। टर्म्स एंड कंडीशन तो टर्म्स एंड कंडीशन ही है क्योंकि आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे इस बात को मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आप उसमें सिर्फ फायदे की उम्मीद करते हो। कभी कोई भी बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में लॉस हो। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये जो जितने भी लोन एप्लीकेशन है वो भी फिनटेक के तहत एक बिजनेस ही कर रही है। ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, बदले में आपसे भारी भरकम इंटरेस्ट लेते हैं। अब फ्रेंड्स, ये इनका बिजनेस है। अगर आप लोग इनका ईएमआई पेंडिंग है और आप लोग इनका पैसा नहीं चुकाते हैं तो ये लोग अपने बिजनेस को घाटे में कभी भी नहीं जाने देंगे और आप लोगों को रिकवरी एजेंट के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से आप लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मेरा लोन ईएमआई पेंडिंग है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का लोन ईएमआई पेंडिंग है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पास जब जैसे जैसे पैसे आएँ थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इनका पेमेंट करते रहिए एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनियों का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आरबीआई गाइडलाइन का। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई गाइडलाइन का मैं नहीं मानता हूँ कि सभी कंपनियाँ जो हैं इसको फॉलो करती हैं। बहुत सी जो लोन एप्लीकेशन की कंपनियाँ हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती और उसकी शिकायत भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि हर एक इंसान आरबीआई की गाइडलाइन नहीं जानता और जिसके साथ में ऐसा मिसबिहेव होता है वो प्रत्येक बंदा भी जाके एफआईआर कंप्लेन नहीं कराता या उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं कराता। इसलिए ये लोग जो आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं उसकी रिपोर्ट आगे तक पहुँच ही नहीं पाती। इस वजह से इन लोगों का काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रिकवरी एजेंट, किसी भी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट अगर आप लोगों के साथ में मिसबिहेव करता है तो आप लोग ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 पे कॉल करके भी आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा मिसबिहेव होता है तो ये सब करना ना भूलें क्योंकि रिपोर्ट करने से इनकी बुराइयों का जो आंकड़ा है वहाँ जमा होता है और जब आंकड़े की संख्या बढ़ती है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाती है। और 99% लोग जो हैं इनके खिलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लेते हैं और इनकी कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवा पाते हैं। इसीलिए इन लोगों के ज़्यादा हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब अगर आप लोगों का एनबीएफसी से रजिस्टर्ड किसी एप्लीकेशन का लोन बकाया है तो भाई आप लोगों को वो भरना तो है क्योंकि वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट किए हैं, उसके अनुसार आप लोगों को भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपके पास में जाहिर सी बात है कॉल्स आएंगे, रिकवरी एजेंट भी आने का डर रहता है कि किसी के नज़दीक में अगर हेड ब्रांच है या हेड ऑफिस है तो वहाँ पे रिकवरी एजेंट भी पहुँच जाता है। और आजकल के लोन एप्लीकेशन तो ऐसे होते हैं कि जिस शहर में इनकी ब्रांच होती है उसी शहर में ये लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी शहरों में ये लोन भी प्रोवाइड नहीं करवाते। इस वजह से रिकवरी एजेंट का पहुँचना ज़्यादा आसान हो जाता है।
थोड़ा प्रॉब्लम तो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, वो तो आपने लिया है तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन समझदारी से और सूझबूझ से आप उनको अवॉइड कर सकते हो। फ्रेंड्स 90% लोग, उनमें से एक आप भी हो सकते हो, पैसे का मिसयूज़ करते हैं। लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद में उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं, और मिसयूज़ करने के बाद में अगर उनके पास में कोई जॉब नहीं है या कोई इनकम का स्रोत नहीं है तो उसके बाद वो उनका EMI जब पेंडिंग से होता है तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तब उनको पैसे की वैल्यू समझ में आती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पास में पैसा नहीं है तो ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन बिल्कुल भी ना लें। और अगर आप ले लिया है तो आपको धैर्य बना के रखना है। जो कॉल्स वगैरह आती हैं उनको इग्नोर करिए जब तक कि आपके पास में पेमेंट ना हो। पहली बात तो ये है कि रिकवरी एजेंट के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी अगर आ जाता है तो आप लोगों को RBI की गाइडलाइंस का मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो गूगल में जाके रीड कर लीजिए। अगर वो फॉलो करता है RBI गाइडलाइंस को तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉलो नहीं करता है तो आप अपने नियरेस्ट थाने में जाके इसकी FIR करा सकते हो। ऑनलाइन साइबर क्राइम में भी आप उसकी FIR करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 2 पॉइंट की, कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं तो उसका तरीका यही है बाहर निकलने का कि जैसे जैसे आपके पास में पैसे आएँ, आप सबसे पहले उन छोटे लोन्स को क्लोज़ करवाइए जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है और अमाउंट बिल्कुल कम है। तो उन लोन्स को आप धीरे धीरे क्लोज़ करवाते जाइए। जैसे जैसे आप क्लोज़ करवाते जाएंगे, लास्ट में जब आपका बड़ा लोन बचेगा तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। अब ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरे पास में कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि सर मैंने मल्टीपल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखा है और मेरे पास में अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है जमा कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मल्टीपल से लोन्स ले रखे हैं तो आपके पास में जाहिर सी बात है कॉल्स भी आपके पास मल्टीपल ही आएंगी, बिकॉज आपने जिस एप्लीकेशन से लोन लिया है तो वो प्रत्येक एप्लीकेशन वाला अपना एक रिकवरी एजेंट आपके पास में कॉल करता रहेगा, आपको परेशान करेगा। तो ये आपकी मूर्खता है कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 पॉइंट पे, कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखा है, मेरी EMI पेंडिंग है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि रिकवरी एजेंट बिल्कुल भी ना आए। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग महीने के अंत में जितना भी पैसा अपने सेविंग में बचा पाते हो उसमें से 10% 20% जितना आपके पास में लगता है कि मैं इतना पेमेंट कर सकता हूँ, जितना आपके पास में बचता है उनका पेमेंट करते रहिए धीरे धीरे। और उनके कॉल वगैरह जो है उनको रिसीव बिल्कुल मत करिए, बिकॉज कॉल करने से वो ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बस आपके पास में जब पैसा आए तो थोड़ा थोड़ा करके उनको पेड करते रहिए, जिससे कि उनके रिकवरी एजेंट आने के चांसेस नहीं रहेंगे। बिकॉज उन लोगों को भी ये लग रहा है कि इस बंदे के पास में पैसे नहीं है और जैसे जैसे ये पैसे आ रहा है, जितना इसके पास में पैसा बच रहा है वो यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, तो उससे रिकवरी एजेंट आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। फ्रेंड्स, नंबर 4 पॉइंट ये था कि उस गलती को ना दोहराएं जिसको करने की वजह से काफ़ी सारे लोग बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। फ्रेंड्स, अक्सर इंसान क्या करता है कि किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से जब लोन लेता है और उसकी EMI पेड नहीं कर पाता तो उसके पास में सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं किसी और एप्लीकेशन से लोन लेके इसका पेड कर देता हूँ, बाद में जब मेरे पास में पैसे आएगा तो इसका भी पेड कर दूंगा। ये सबसे गलत तरीका है फ्रेंड्स। अगर आप एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए अगर और एक लोन ले रहे हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है और इसमें आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आप EMI पेंडिंग को जमा कराने के लिए किसी भी एप्लीकेशन से अगर आपको लोन मिलता है तो आप लोन तुरंत ले लेते हो। फ्रेंड्स, आप लोग ये भी नहीं चेक करते कि ये जो लोन एप्लीकेशन है वो NBFC से रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। अगर NBFC से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो फ्रेंड्स, बिकॉज जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है जैसे कि AA क्रेडिट आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा है। लोगों को इतना हरासमेंट किया जा रहा है कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक हैक करके और उनके पास में गंदे गंदे वर्ड और गालियाँ उनके रिलेशन वालों को भी भेज रहे हैं। अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के नंबर सेव होते हैं। उन सभी नंबर पे अगर वो ऐसा मिसबिहेव करेंगे या उन व्हाट्सएप पे न्यूड पिक भेजेंगे तो कैसा होगा। ऐसी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन को लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि वो NBFC से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद में अलाउ करके एक्सेस दे दिया, उसके बाद में ये मैटर नहीं करता कि आपने उस एप्लीकेशन से लोन लिया भी है या नहीं लिया है। अगर आपने नहीं भी लिया तब भी ये लोग हरासमेंट करने लग जाते हैं और आप लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे किसी के साथ में ऐसा मिसबिहेव किया तो आप घबरा
के उनको पेमेंट कर देते हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि एक लोन एप्लीकेशन को पेड करने के लिए और एक लोन लेने की ज़रूरत पड़े और वो एप्लीकेशन फर्जी भी हो सकता है। बिना चेक करें किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार का लोन ना लें। बिकॉज NBFC से रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन है उनसे तो चलो कम से कम RBI गाइडलाइन को फॉलो करने का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो वहाँ तो चलो चल जाता है, उनका प्रेशर आप झेल जाओगे। लेकिन अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले लिया तो उनका प्रेशर झेल पाना इतना आसान नहीं है। तो सभी मेरे व्यूवर्स से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनसे मैं खासकर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी लोन एप्लीकेशन को लेने से पहले ये अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो NBFC से रजिस्टर्ड है या नहीं है। गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे रियल और फेक, तो वहाँ पे देखने से मालूम लग जाता है कि ये एप्लीकेशन फेक है या फर्जी है। या फिर किसी एप्लीकेशन के रिव्यू वगैरह भी पढ़ लिया करो कि रिव्यू कैसे हैं, NBFC से रजिस्टर है या नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता कि नहीं। वहाँ उनके कमेंट्स, रिव्यू में जाके कमेंट्स पढ़ के पता लगा सकते हो। बाकी जो अभी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हो रखा है ऐसे कामों के लिए, वो AA क्रेडिट का जो लोन एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा मशहूर हो रखा है। ऐसे एप्लीकेशन को भूल से भी और गलती से भी डाउनलोड मत कर लेना फ्रेंड्स। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ तो उन लोगों के लिए अगर कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करा देता हूँ, तो उन लोगों को मैं बिल्कुल सही गाइड करता हूँ और सही सॉल्यूशन देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को बाहर भी निकाल चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो।